ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इस लेक्चर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टॉपिक के बारे में या इस टॉपिक के रेफरेंस में अगर किसी भी लेवल की एग्जामिनेशन को चेक करें, किसी भी लेवल, चाहे हम बोर्ड्स की बात करें या नीट या सीईटी या जेई मेन या इवन जेई एडवांस, तो आपको इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस मिलते हुए नजर आएंगे। हम बिल्कुल बिगिनिंग से इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक के साथ। एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट कि मैं इसमें कितने लेक्चर कंडक्ट करूंगा, 30, 20, आई डोंट नो कि ये कितना लंबा स्ट्रेच होगा। बट हियर माय कंसर्न इज दैट कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके इसे बहुत अच्छे लेवल तक स्टडी करें, टू एन एक्सटेंट कि किसी भी टाइप की एग्जामिनेशन में हम काफी कंफर्टेबली इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, जिस चैप्टर के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है एंड सो ऑन, तो इसका नाम क्या है? बेटा, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। यहां से मानो जैसे हम जो जनरल मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम यहां से बात करना शुरू करते हैं चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज, द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज एंड सो ऑन। अब जैसे मैंने आपको ये कहा कि हम इसको बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल इनिशियल लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। कोई खास प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम यहीं से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस बात पे आइडिया क्लियर करते हैं कि ये जो नाम दिया गया है इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका क्या मतलब है। सो हम इसे ऐसे समझेंगे या इस तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फुल नेम ऑफ द चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। इसमें पहला जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रो, और दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे वो है स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब हम सब जानते हैं, वैसे देखा जाए तो स्टैटिक जब हम कहते हैं तो इसका जो सबसे सीधा सा मतलब ये निकलता है, एट रेस्ट। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है, रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की पोजीशन में है, उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ नहीं, द ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट रेस्ट, तो हम उस वक्त ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं स्टैटिक, मतलब रुकी हुई हालत में, एट रेस्ट। अब ये जो चीज है, ये पहला वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रो, इसको हम रिलेट करते हैं फॉर चार्ज। चार्ज के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। तो इन जनरल इस नेम का मतलब ये हुआ, द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मतलब इस चैप्टर में हमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, उसके एग्जिस्टेंस और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, और सारा कुछ हमें चार्जेस के बारे में सीखना है, बट इन अ सिचुएशन, इन अ कंडीशन दैट कि वो चार्जेस कैसे हैं, एट रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहे हैं। और बच्चों, हम जानते हैं कि जब चार्ज मूव करने लगता है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट। तो यहां पर हम करंट के बारे में बात ही नहीं करेंगे, इसके बाद एक और नया चैप्टर आएगा दैट विल से करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे हम चार्जेस इन मोशन, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स आएंगे, वहां भी हम चार्जेस इन मोशन पढ़ेंगे। बट हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस all the possible sort of conditions related to charges while the charge is being at rest. अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये चार्ज का क्या मतलब है। ठीक है ना, जब तक हम इस बात को ना समझें कि चार्ज क्या है, तब तक आगे बढ़ने में तो कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे पुट अप कर दूं, ताकि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाए। ओके, सो ये है चार्जेस एट रेस्ट। सो वी से the study of electrical effect of charge at rest is called as electrostatic. Just a second.
जस्ट अ सेकंड. Okay. So let's continue further. I was on a point कि the study of electrical effect of charge at rest is called as electrostatic. अब बच्चों हमें ये समझना है कि ये चार्ज हम किसे कहते हैं. What is charge? What is the actual meaning of charge? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है. इसे समझने से पहले मैं एक सिंपल बेसिक बात आपके सामने रखता हूं. बहुत ही बेसिक बात आपके सामने रखता हूं कि जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं ना बेटा, हम तो 3 तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. एक तो हम ये कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड. करेक्ट है ना. दूसरा, हम कभी-कभी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है बेटा, सही है बात ये. और तीसरा, बहुत रेयरली हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, बहुत जिसे कह सकते हैं हम बहुत कभी-कभी लाइक तो वो होता है न्यूट्रल. न्यूट्रल. तो हम ये किस बिना पे कह रहे हैं कि चार्ज, पहले तो ये बात हमको क्लियर करना है, फिर बाद में हम उसको और ज्यादा डिटेलिंग करते हुए कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल है. ये हम कब कहते हैं, किस लेवल पर हम कहते हैं. बच्चों एक बेसिक बात याद रखो कि जिस जगह पर भी हमने चार्ज ये वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हम उस वक्त बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स ही चार्जेस बनाते हैं. किसी फिजिकल फॉर्म में जब हम चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो याद रखिए कि वहां पर हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स की. किसी भी जगह पर चाहे पॉजिटिव चार्ज बने चाहे नेगेटिव चार्ज बने या इवन टू सर्टेन एक्सटेंट अगर हम न्यूट्रल कंडीशन की भी बात कर रहे होंगे ना, तो हम वहां पर ये कंफर्म कर रहे होंगे कि वहां पर या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कम हैं या बराबर हैं. ओके. तो वन लाइन में अगर हम चार्ज को समझने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि चार्जेस आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्जेस आते हैं. ऑफ कोर्स हम इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने वाले हैं, अभी इसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत कुछ देखना है हमें. जैसे मैंने कहा, बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें बताते हुए मैं आप आगे बढ़ रहा हूं. तो मैंने कहा कि जब कभी भी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे किसी भी जगह पर, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल पर, तो याद रखिए कि उन चार्जेस के डेवलप होने का जो रीजन है, जो सोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन है. ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन ही चार्जेस को बनाते हैं. अब क्वेश्चन है कि हम नेगेटिवली चार्ज कब कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कब कहते हैं और न्यूट्रल कब कहते हैं. तो सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक बॉडी है, किसी भी तरीके की, किसी भी शेप और साइज की, हम जानते हैं कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी आई में से एटम्स होंगे. एटम्स का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें होंगी. बच्चों अगर हम इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लग गए, हमने इस बॉडी में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मान लो बाहर निकाला, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है. तो अगर हम इस बॉडी में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, डिफिशियंसी की, इलेक्ट्रॉन की कमी की, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से हटा दिया, ओके, तो इस बॉडी पर खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. ठीक है. तो जब हम ये कहते हैं ना कि किसी बॉडी का चार्ज पॉजिटिव है या कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो समझिए कि उस बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, उस बॉडी के पास से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, हटाया गया है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन गई. तो हमें यह समझ आया कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कब बनती है. यस, आंसर है ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हो, जैसे मैंने नोट्स में मेंशन किया है, बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से, इलेक्ट्रॉन के निकाले जाने की वजह से बॉडी का चार्ज कैसा डेवलप होता है? पॉजिटिव। अब इसका रिवर्स सेंस आप इमेजिन करें। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, अब इसके पास एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि इस बॉडी पर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाहर से ला करके रखना शुरू करते हो। आपने बाहर से कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर रखना शुरू किया, तो ऑब्वियस बात है बेटा, इस सिचुएशन में इस बॉडी पर जो चार्जेस डेवलप होंगे वो चार्जेस होंगे नेगेटिव। तो बहुत ही बड़े लेवल पे या मोटे मोटे लेवल पे हमको ये समझ आया कि जब हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमने जरूरत से ज्यादा उस बॉडी पर रख दिए, तो वो बॉडी का चार्ज अपने आप ही खुद से ही उस बॉडी का चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब हम पॉजिटिव कह रहे हैं या नेगेटिव कह रहे हैं, तो चार्ज को डेवलप करने वाली एंटिटी, जो बेसिक एलिमेंट है, चार्ज को डेवलप करने वाला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो किसकी तरफ से? इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। तो चार्ज आता ही इलेक्ट्रॉन की वजह से, चाहे वो पॉजिटिव रेफरेंस में आए चाहे नेगेटिव रेफरेंस में आए। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी करना पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा होना, एक्सेस मिकदार में इलेक्ट्रॉन का होना, ये नेगेटिव चार्ज को बनाएगा। अब लास्टली एक चीज बच जाती है यहां पे कि इस न्यूट्रल का क्या मतलब है, बट एक्चुअली न्यूट्रल मींस, न्यूट्रल किसे कहे? तो बच्चों, अगर हमारे पास एक बॉडी है लाइक दिस, जिसके पास पहले से एटॉमिक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड है बहुत अच्छे से, तो हम जानते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके एटम में, और इसके एटम में प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपको आता है, आपने 9th-10th में सीखा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, और आमतौर पर किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ चार्ज, ये एग्जैक्टली सेम होता है। मतलब जब किसी बॉडी के पास ना तो कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और ना ही उसके पास किसी किस्म की डिफिशियंसी है, ना तो कमी है ना तो ज्यादती है, तो खुद ब खुद वो बॉडी कैसी हो गई? न्यूट्रल, बैलेंस्ड। ठीक है, तो हम बस इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं न्यूट्रल, इसका मतलब हम सीधे सीधे क्लेम करेंगे नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज डेवलप ही नहीं है। इनफैक्ट इसके पास पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर और पहले से जो मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर एग्जैक्टली सेम है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर के टोटल हो गया 0। इसके पास कोई चार्ज नहीं। तो ऐसी बॉडी कहलाती है न्यूट्रल बॉडी। जो आमतौर पर हमारे अतराफ में जो बॉडीज होती हैं वो सारी न्यूट्रल बॉडीज होती हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हमें कुछ मेथड यूज करके उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, और जब हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हमें कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए उस बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लाके रखना पड़ेगा, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर लाके रखना पड़ेगा, तब जाके फिर चार्जेस डेवलप होंगे। तो इस पूरे डिस्कशन से आउटकम ये समझ में आया कि जहां कहीं भी चार्जेस डेवलप हो रहे हैं उसका सिंपल सा रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, ज्यादा होना नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी, उसकी डिफिशियंसी पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब हमें यह भी समझना है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, वो चार्ज कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। बट बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन में और कुछ बेसिक बेसिक चीजें यहां पे ऐड करना चाहता हूं कि जब हम चार्ज का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो जारी बात है बच्चों, हम उसका यूनिट भी बनाएंगे, ऑल्दो हम बाद में उसकी डिटेलिंग भी करेंगे इन मैग्नीट्यूड के वो कितना है और वो सब, ठीक है? तो सबसे पहले इसके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जो चार्ज का जो सबसे सिंपल और बेसिक एसआई यूनिट जिसे हम कहते हैं वो है कूलम, ठीक है? कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम, remember that 1 coulomb is nothing but equal to 1 ampere second,
ये करंट की डेफिनेशन से इसको बनाया है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो यूनिट का जो चार्ज का यूनिट है वो है कूलम। सिंबॉलिकली जब हम लिखते हैं तो हम इसे कैपिटल सी लिखते हैं, कैपिटल सी, बिकॉज कूलम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। डायमेंशन बनाएं तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो m0 l0 t1 फॉर टाइम और I1 फॉर एम्पियर, तो ये इसके डायमेंशन बन जाते हैं। बट लेट मी टेल यू कि कूलम however is a SI unit but it's a very big unit, बहुत बड़ा यूनिट है। एक कूलम चार्ज मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हमको अरेंज करना पड़ेगा तब जाकर के कहीं 1 कूलम चार्ज बनेगा, सो इट्स टू बिग। सो प्रैक्टिकली कई बार चार्जेस को डिस्क्राइब करते वक्त हम इसमें छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स का यूज करते हुए यूनिट्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं। जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं माइक्रो कूलम, दैट मेक्स 10 to the power -6 of coulomb, nano coulomb that makes 10 to the power -9 of coulomb, and pico coulomb that makes 10 to the power -12 of coulomb. सो अक्सर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते वक्त हमने माइक्रो या नैनो कूलम का इस्तेमाल किया है, 1 कूलम हम बहुत रेयरली यूज करते हैं बिकॉज इट्स टू बिग। अब ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं यूनिट के, चाहे आप कूलम कह लें या माइक्रो कूलम या कन्वर्टेड वैल्यूज को कह लें, ये सारे के सारे एसआई हो गए, या आप कह सकते हैं भाई एमकेएस सिस्टम में इसका वैल्यू यहाँ पे आपने लिखा ना। कभी कभी हमको इसका सीजीएस वैल्यू भी इस्तेमाल करना होता है, हालांकि बहुत रेयरली। ओके, तो हम इसकी सीजीएस वैल्यू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या हम उसके लिए कहते हैं स्टैट कूलम, या हम उसके लिए कहते हैं फ्रैंकलिन। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ नाम हैं जो हम सीजीएस में उसको देते हैं। ईएसयू ऑफ चार्ज ये अक्सर इस्तेमाल होता है। ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्रैंकलिन एंड वी कैन ऑल्सो यूज एज स्टैट कूलम भी कहते हैं। अब ऑफ कोर्स जब हम सीजीएस की बात कर रहे होंगे तो एमकेएस टू सीजीएस कुछ कन्वर्जन्स भी हमें पता होने चाहिए कि इसके कन्वर्टेड वैल्यूज कैसे हैं, कितने हैं, क्या हैं इसके कन्वर्टेड वैल्यूज। सो ये इसकी कुछ कन्वर्टेड वैल्यूज हैं। 1 coulomb if you convert into ESU of charge, electrostatic unit of charge, that makes 3 into 10 to the power 9 of ESU. रिवर्स करें आप इसका, 1 ESU is equal to 3.3 into 10 to the power -10 coulomb. So that's just a kind of division और आपने इसको ऑब्टेन किया। अब कई बार हम चार्ज का एक और यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चार्ज ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेवल पर यूज नहीं किया जाता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी यूज किया जाता है। तो मेनी अ टाइम हम इसका एक और यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिज्म में भी चार्ज का बड़ा रोल होता है, तो एक और यूनिट है चार्ज का, दैट इज ईएमयू। ये भी सीजीएस में ही आएगा, लेकिन इसे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये काफी बड़ा यूनिट है वैसे देखा जाए तो, ईएमयू ऑफ अ चार्ज। सो 1 EMU of a charge will make 10 coulomb. That's too big. रिवर्स करके लिखेंगे तो हम बोलेंगे 1 coulomb is equal to 0.1 EMU of a charge. ये काफी बड़ा हो गया। ओवरऑल अगर हम इस कन्वर्जन को लिखें, ओवरऑल EMU ESU सब मिला के, तो ये हमारा एक फाइनल फॉर्मेट बनता है कि 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 ESU of charge, and that is also equal to 0.1 EMU of a charge, because that way we have 1 coulomb 0.1 EMU. So these are the units we usually apply. आप देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में ज्यादातर जो यूनिट यूज करना है वो कूलम या माइक्रो कूलम का इस्तेमाल करना है या नैनो कूलम का यूज करना है। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट। बिफोर वी एक्चुअली गो एंड डिस्क्राइब के इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आ रहा है, तो फिर वो चार्ज है कितना, उसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक और छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। कुछ चार्ज जो एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल लेवल पर, उनका एक चार्ट मैंने तैयार किया यहां पे, उनकी दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कुछ हद तक, जैसे कि मास। तो आपने ये नंबर्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठाने हैं, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार पूरे चैप्टर में लगती रहेंगी, इनफैक्ट पूरे सिलेबस में ये लगती रहेंगी। बच्चों, जब हम बात करते हैं पार्टिकल वाइज इलेक्ट्रॉन की,
अब ये पहला मैग्नीट्यूड आपके सामने आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। रिमेंबर दिस, 1.6 into 10 to the power minus 19। और अगर हम इस चार्ज के नेचर को कंसिडर करते हैं बच्चों, नेचर को, तो इसका नेचर होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का जो चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव होता है। यही रीजन है कि जब हम किसी बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ला करके रखते हैं तो उस बॉडी का चार्ज ओवरऑल जो डेवलप होता है वो नेगेटिव डेवलप होता है। और जब किसी बॉडी के पास से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो नेगेटिव निकालने की वजह से बचता क्या है? पॉजिटिव। बात समझ आई? तो मैग्नीट्यूड तो इतना है 1.6 into 10 to the power minus 19, लेकिन इसका नेचर अगर हम कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर होता है नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन के मास को याद रखें, 9.1 into 10 to the power minus 31। ये नंबर बड़े काम के हैं, आपको इन्हें कंपल्सरीली याद रखना है। ठीक है, मन में आप दोहराएं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 हो जाएगा और उसका मास जो है वो 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम होगा। यहां पर हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करते वक्त हमें हेल्प करेगा, वो है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, ये जो रेशियो होता है ये चार्ज अपॉन मास, इस रेशियो को कहा जाता है चार्ज अपॉन मास। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, इसका यूनिट देखें आप, कूलम पर किलोग्राम, यानी कि चार्ज का यूनिट हो गया, मास का यूनिट किलोग्राम। तो ये चार्ज और ये मास की वैल्यू को डिवाइड कर लें, आपको ये नंबर मिलेगा। अब इसे भी आपने याद रखना है, दैट मेक्स 1.76 into 10 to power 11 फॉर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली बच्चों, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन ये वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये कभी फ्री नहीं होता है इन जनरल देखा जाए तो, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो उसको फ्री कराया जा सकता है या फिर उसे इजेक्ट कराया जा सकता है, ठीक है ना, या फिर कह लीजिए कि उसको एटम से हटा करके कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर उसके वैल्यू और चार्ज को देखा जाएगा तो वो भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हाउएवर इसका नेचर अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो याद रखें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन के चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। अब हमें एक डाउट आएगा, सर फिर आपने तो कहा था कि चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहे हैं, प्रोटॉन की वजह से क्यों नहीं, है ना? तो मैंने कहा कि प्रोटॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो कभी बाहर नहीं आता। अब इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करके उसकी वैलेंसी को, उसके बॉन्ड को तोड़ करके बाहर लाके दूसरे बॉडी पे रख सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको शिफ्ट करा सकते हो। तो चार्जेस जो बॉडीज पर डेवलप की जाती हैं वो किसकी वजह से डेवलप होंगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन की वजह से कभी किसी बॉडी पर चार्जेस डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए चार्ज डेवलप होने का जो रीजन हम बताते हैं किसी भी बॉडी पर, उसके सरफेस पर, वो रीजन हम इलेक्ट्रॉन ही बता सकते हैं, प्रोटॉन हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर बाइंडेड है, वो अंदर फिक्स है, वो वहां से हटता ही नहीं है। आप सोचें तो कैसे आप ये कर सकते हो कि किसी बॉडी पर में से प्रोटॉन को बाहर निकाल लें? ये नामुमकिन है। अगर हम वाकई प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हमने न्यूक्लियस ही बाहर निकाल दिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो चीज हटाई जा सकती है या किसी जगह पर एक्सेस कराई जा सकती है वो इलेक्ट्रॉन ही है। दैट्स वाई वी से कि जब हमने चार्जेस डेवलप करने हैं तो उसका रीजन, उसका सोर्स, उसकी वजह जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन नहीं बन सकता। हालांकि उसके पास अपना चार्ज जरूर होता है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, बट इट्स फिक्स्ड विद इन द न्यूक्लियस, कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस, आप ऐसे कहें। बच्चों जब हम मास चेक करते हैं तो प्रोटॉन इज अ वेरी हेवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, बहुत हेवी है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि इलेक्ट्रॉन की जो मास में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ रहा है, यहां 10 to the power minus 31 आ रहा है और यहां आ रहा है 10 to the power minus 27, -4 का फर्क है, 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स का फर्क आ गया। हाउएवर ये नंबर आपने याद रखना है, 1.67 into 10 to the power minus 27। ये सारा डेटा आपने दिमाग में फिक्स करना है। और इसका चार्ज टू मास रेशियो यानी कि स्पेसिफिक रेशियो हम लोग निकालते हैं तो वो आता है 9.5 into 10 to the power 7। अब न्यूट्रॉन की बारी आती है। न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। हाँ, इसका मास जरूर होगा, बस इसका मास प्रोटॉन के मास के
नियर अबाउट होता है प्रोटॉन के मास के, उतना ही हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन का मास इज सेम एज दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें चार्ज नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज रेशियो नहीं आता है। अब कई बार हम अल्फा पार्टिकल ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा टेबल आपने याद करना है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। हम यूज करेंगे अल्फा पार्टिकल। बच्चों, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस को हम किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे बाहर निकाल सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस को मटेरियल में से पूरा ही बाहर निकाल लिया, हीलियम न्यूक्लियस अलग कर दिया। अब हीलियम न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो बेटा, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जरा समझें इस बात को। मान लेते हैं बेटा ये हीलियम न्यूक्लियस है, मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो इसके अंदर होंगे 2 प्रोटॉन और साथ साथ इसके अंदर होंगे 2 न्यूट्रॉन। अब जरा बताओ, तो इसमें चार्ज कौन कंट्रीब्यूट करेगा, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन। प्रोटॉन करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल की चार्ज वैल्यू लिखते वक्त हमें चार्ज लिखना होगा 2 प्रोटॉन का चार्ज। अब एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। गेटिंग इट? अब जब हम मास का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मास तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलके बनाएंगे। तो अल्फा पार्टिकल का मास डिस्क्राइब किया जाएगा मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन। और रफली ये इस बात को याद रखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम ही होता है। मतलब आप इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको अल्फा पार्टिकल का मास मिल जाएगा। और उसी तरीके से हम इसका स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और पार्टिकल्स आएंगे सिलेबस में। ये टेबल में आने वाले पार्टिकल्स हमको सिलेबस में पूरा एकदम 12th के आखिरी चैप्टर तक काम में आते जाएंगे, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं। हालांकि मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई ये टेबल है, याद कर लो, बट मैं थोड़ा बहुत इस पे बात कर रहा हूं। अब कुछ और पार्टिकल्स भी हैं, जैसे कि बीटा प्लस पार्टिकल या बीटा माइनस पार्टिकल। ये पार्टिकल डेवलप होते हैं रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की वजह से ये पार्टिकल डेवलप होते हैं। ये पार्टिकल तकरीबन वैसी ही प्रॉपर्टीज रखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन रखता है। हाँ, ये जरूर है कि जब बीटा प्लस पार्टिकल की बात की जाएगी तो उसका चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा, और बीटा नेगेटिव पार्टिकल की जब बात की जाएगी तो उसका चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा इतना ही, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। और मास भी इलेक्ट्रॉन की जैसा ही होगा। बट ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कुछ और है, दे आर डिफरेंट देन, दे आर अदर देन इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनके चार्ज और मास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वैसी ही हैं जैसी कि इलेक्ट्रॉन की होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनके सारे फैक्टर्स वैसे ही आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन के आते हैं। फिर हम एक और पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन के जैसा एक और एटॉम। अब हाइड्रोजन में होता है 1 प्रोटॉन, लेकिन ड्यूटेरॉन में होते हैं 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। क्या होगा? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। गेटिंग इट? एक एक्स्ट्रा। तो चार्ज जब हम लिखेंगे तो वो तो 1 प्रोटॉन का ही लिखेंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लेकिन जब हम मास लिखेंगे तो हम 2 प्रोटॉन का लिखेंगे। अब बोलेंगे आप 2 प्रोटॉन कैसे? मास तो होना चाहिए था 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, लेकिन बेटा 1 न्यूट्रॉन का मास तो तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। यस सर। 2 प्रोटॉन का मास लगा देंगे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त। अब इसी तरीके से एक और पार्टिकल आता है, उसका नाम है ट्रीटियम। मेनी टाइम वी आल्सो कॉल इट ट्रीशियम। ये भी हाइड्रोजन की ही तरह एक और कह लीजिए एटम है। उसके न्यूक्लियस की बात हो रही है, जैसे कि हाइड्रोजन, फिर उसका अगला एलिमेंट, अगला उसका टाइप हो गया, या कह लीजिए उसका अगला आइसोटोप हो गया ड्यूटेरॉन, फिर अगला उसका आइसोटोप हो गया ट्रीटियम, ट्रीशियम, आइदर वे। इसके पास होता है 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अब चार्ज का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ प्रोटॉन करेगा, तो दैट मेक्स 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, लेकिन मास का कंट्रीब्यूशन तो तीनों मिलकर करेंगे। तो 1 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, अब दोनों न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, इसलिए हम कंबाइनली बोल देते हैं कि भाई 3 प्रोटॉन का मास। तो ये कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो हम थ्रू आउट द सिलेबस अलग अलग न्यूमेरिकल्स को फ्रेम करते वक्त और कंडीशंस को अप्लाई करते वक्त यूज करते जाएंगे। अब आइए बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीजों पर आते हैं कि ये जिस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं
ऑफ कोर्स द चार्जेस टू बी एट रेस्ट, कंसिडर टू बी एट रेस्ट, तब जाके वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगा। हमें ये भी समझ में आया कि वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है एंड सो ऑन। इसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टीज क्या हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, बिल्कुल खास क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, किन कंडीशंस के साथ हमें इसे इमेजिन करना पड़ेगा, क्या तरीका है उसका। रफली अब हमको दो बातें तो समझ में आ गई कि भाई चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, चार्ज को डेवलप करने वाली जो एंटिटी है, चार्ज को डेवलप करने वाली जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कहते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नंबर बैठ गया दिमाग में, मैं फिर रिपीट करता हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दैट विल बी अ चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा कर दी, उनको एक्सेस में रखा किसी बॉडी पर, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की चार्ज का नेचर नेगेटिव है। और किसी बॉडी पर से अगर हमने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, वहां से रिमूव किया, ठीक है, किसी तरीके से, कौन से तरीके हैं आगे के लेक्चर्स में आएंगे, मेथड्स क्या हैं आगे के लेक्चर में आएंगे, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यस, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि अगर किसी बॉडी पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो उस बॉडी का चार्ज ओवरऑल डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, आइए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं ये प्रॉपर्टीज आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, बड़ी ही आसान, जो इस चीज को थोड़ा सा इजी बनाती है, वो ये है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको बस इसे गिनना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितनी टोटल वैल्यू ये बनाते हैं। कोई यहां पे डायरेक्शन वगैरह का बात नहीं चलेगा, ये बस स्केलर क्वांटिटी की तरह देखा जाएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में या जीरो में भी आ सकता है, लेकिन है स्केलर। स्केलर रहने से फायदा ये होता है कि हम सीधे सीधे एल्जेब्रिक कैलकुलेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव 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 करते जाएंगे, प्लस माइनस माइनस करते जाएंगे, है ना, इस तरीके से माइनस माइनस का वैल्यू भी अगर हम जोड़ते चलें, जैसे हम एल्जेब्रा में करते हैं वैसे हम करेंगे, तो कैलकुलेशन सिंपल हो गया, कोई वेक्टर रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आइए अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, एक जगह से दूसरी जगह हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, चार्जेस को हम माइग्रेट करा सकते हैं, एक बॉडी पर से दूसरी बॉडी पर हम उसको ले जा सकते हैं। और ऐसा इसलिए मुमकिन है कि चार्जेस का जो फिजिकल फॉर्म है वो तो एक छोटा सा पार्टिकल है। अब ये जगह से उठा के आप दूसरी जगह रख दो, उसको मौका दो जाने का, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह अगर चला जाता है तो मानो जैसे चार्ज उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमको उसके लिए कुछ रीजंस क्रिएट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रांसफर हो, तो हम वो आगे पढ़ लेंगे कि वो रीजंस क्या हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि चार्जेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों तरीके का हो सकता है। ये सब जानते हैं ना बात। ये कब अट्रैक्शन का होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यस दिस सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस आमने सामने लाए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब हम आमने सामने लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब सिमिलर यानी कि लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस हम आमने सामने लाएंगे, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव लाएं चाहे नेगेटिव नेगेटिव लाएं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा एनिमेशन यूज करता हूं इस चीज को समझाने के लिए कि ये कैसे चेक किया गया कि इनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। अब इस एनिमेशन को जरा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये आई होप आपको दिख पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों जो स्फीयर्स हैं ये पहले एक दूसरे को टच कर रहे थे, आप देखें ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ये ऊपर से लाके चार्ज दोनों को दिए, तो दोनों को सेम चार्ज जैसे ही मिल गया तो वो सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हुए ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से, क्योंकि जिसने लाके इन दोनों को चार्ज दिया था तो दोनों को सेम चार्ज मिला, जैसे ही दोनों को सेम चार्ज मिलता है तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल। ये देखिए दोनों को लाके सेम चार्ज दिया, ये रिपेल करें। अब ऐसा करके ही प्रॉपर्टी सर्च की गई है, ढूंढा गया ऐसा करके ही कि यार ये तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और साथ ही साथ इसी तरीके से ये भी चेक किया गया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर हम अपोजिट चार्जेस इनको दे दें तो। सो वी जस्ट
डिस्कस्ड, वी जस्ट फाइंड कि इनके 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्जेस स्केलर हैं, ये ट्रांसफर कराए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ इनमें एक दूसरे पर फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है, और ये फोर्सेस 2 अलग अलग फॉर्मेट्स में लगा सकते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। इन तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने एक साथ इस सिंपल से प्रॉब्लम में कंबाइन करने की कोशिश की है। बड़े ध्यान से देखें बेटा, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, आइडेंटिकल हैं। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये यहां पर आइडेंटिकल है। अब इसकी डिटेलिंग हम बहुत बाद में करने वाले हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर में बहुत कुछ है, हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, याद रखिए। अब ए बी हैव चार्जेस ऑफ +3 मिलीकूलम, लेट्स से मिलीकूलम, ठीक है, whereas C has a charge of -6 millicoulomb. Now object A and C are touched and moved apart, and object B and C are touched and moved apart. तो फिर ये पूछ रहा है object A and B are now held near each other, they will, instead of object A and C are held near each other, they will attract, repel, have no effect. क्या? तो आइए पहले इनकी एक जनरल डिस्क्रिप्शन हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि यहां पर ये बॉडी A, ये बॉडी B और ये बॉडी C, ठीक है ना, A B C। A पर जो चार्ज है, जैसे मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, वो है +3 मिलीकूलम। B पर भी उतना ही चार्ज है, +3 मिलीकूलम, और C पर जो चार्ज है वो है -6 मिलीकूलम, ठीक है। अब हमने क्या किया, A एंड C आर टच्ड, तो A और C के साथ कैलकुलेशन करना है, ओके। इससे पहले सोचो जरा बेटा कि अगर मैं A और B को नजदीक रखूं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। रिपेल करेंगे, शाबाश। अगर मैं B और C को एक दूसरे के नजदीक रखूं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। A और C को एक दूसरे के नजदीक रखूं तो वो क्या करेंगे, यस, ओके। माइक ऑफ रखें बेटा प्लीज। हाँ, तो मैं इस बात पे था कि A और C अगर एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब हम कर क्या रहे हैं, तो हम पहले A और C के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो A और C हम एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई बेटा, लेट मी ड्रॉ द फिगर। ये A हो गया, ये C हो गया। ख्याल रहे A के पास +3 था और C के पास -6 था, ठीक है। जैसे ही हमने इसको टच किया तो प्लस और माइनस चार्जेस एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होने लगेंगे। देखो, प्लस का सीधा सा मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, और माइनस का सीधा सा मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा है कि नहीं। ये आपने देखा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिव एक्वायर करता है वैल्यू को, और जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं तो वो पॉजिटिव एक्वायर करता है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि A प्लस में है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, और C माइनस में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है। तो जैसे ही इन दोनों को टच किया तो इलेक्ट्रॉन को मौका मिल गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करें। आप सोचें कि जब हम इस टोटल वैल्यू को निकालेंगे, टोटल को, तो कितना होगा, +3 -6 -3। प्रॉपर्टी नंबर 2, या इवन कह लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्रांसफर होंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से तो स्केलर लेवल पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टोटल हो गया -3। अब बच्चों जब हम इनको सेपरेट करेंगे, टच करने के बाद जब हम इनको सेपरेट करेंगे, तो ये A हो गया, ये C हो गया, तो इनके पास टोटल था -3, तो अलग करने के बाद ये बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, बिकॉज ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो बेटा ये ले लेगा -1.5 और ये भी ले लेगा -1.5, सेम यूनिट, मिलीकूलम। यूनिट लिख नहीं रहा हूं मैं, बट वही है। क्लियर हो गई बच्चों, बात समझ में आई? यस सर। अब पार्ट 1 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। A एंड B आर नाउ हेल्ड टुगेदर। तो अब A तो हो गया नेगेटिव और B अभी भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका आंसर क्या आएगा? अट्रैक्ट विद दिस कंडीशन, गेटिंग इट राइट, विद ए एंड सी टचिंग ईच अदर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर, तो अब ए और सी को अगर नजदीक नजदीक रखा तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट ए और सी अट्रैक्ट करेंगे बेटा, ये ए है ये सी, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव, तो ये रिपेल दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये सब मैंने किसके लिए कैलकुलेट किया? ए और सी के लिए। अब दोबारा पहली जैसी सिचुएशन बना देते हैं, ठीक है ना, और सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं बी और सी के साथ। अब बी और सी के साथ करूंगा मैं तब भी तो वही मामला होगा, क्योंकि बी का वैल्यू भी कितना है? +3 है। सी का वैल्यू कितना है? माइनस बिल्कुल जैसे ए और सी के साथ हुआ। जब मैं इनको जोड़ूंगा, टच करूंगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज मैं स्केलर लेवल पर कैलकुलेट करूंगा तो +3 - 6 मिला के हो जाएगा -3। अब जब मैं अलग करूंगा तो दोनों आइडेंटिकल स्फीयर रहने की वजह से ये बराबर शेयर लेके अपना हट जाएंगे। तो -3 में से आधा बी ले लेगा और आधा सी ले लेगा, तो वी विल बी गेटिंग -1.5 एंड देन -1.5। अब चेक करो, अगर मैं ए और बी को नजदीक नजदीक लाता हूं तो अब बी की हालत हो गई है -1.5। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है ना ये? यस हाँ, तो फिर ए और बी जो कि अब निगेटिव में आ चुका है एक दूसरे को टच करने के बाद, तो वो ए के साथ अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि ए अभी भी पॉजिटिव है। इस हालत के हिसाब से देखा जाए तो ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, दोनों कंबाइन नहीं है। ए और सी का एक्सपेरिमेंट अलग हो गया, ये पूरा डिस्कशन हो गया, फिर हमने वापस से इनकी हालत सेम की, अब फिर हम बी और सी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो क्या फिर ए और बी बाद में रिपेल करेंगे, सॉरी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को? यस और नो? यस अब फिर अगले केस में उन्होंने पूछा कि भाई ए और सी क्या करेंगे। हाँ, अब ए और सी क्या करेंगे? तो ए तो अभी भी पॉजिटिव है, अट्रैक्ट पॉजिटिव है, और सी कितना हो चुका है? -1.5 हाँ, बी के साथ टच करने के बाद, मैं लिखा नहीं यहाँ पे लेकिन आप समझ रहे होंगे, राइट? यस तो ए पॉजिटिव है और सी अब निगेटिव है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? सो यू कैन जस्ट गेट दैट आइडिया वेरी क्लियरली। तो इस छोटे से एग्जांपल से मैंने कोशिश की है कि भाई मैं दोनों तीनों बातें एक साथ आपके सामने लेकर के आऊं। ये तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने एक साथ लाने की कोशिश की कि जब चार्जेस का कैलकुलेशन किया जाएगा कि वो टोटल मैग्नीट्यूड में कितने हो रहे हैं और क्या उनका नंबर बन रहा है, तो याद रखिए हमें उसे स्केलर लेवल पर करना होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस व्हाटएवर इट इज। फिर हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और उनके दरमियान में इंटरेक्शन होगा, और वो इंटरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल पर कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो चार्जेस लाइक है या अनलाइक है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बच्चों, चार्ज जो होता है ना, वो हमेशा हमेशा याद रखिए, हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, मास के साथ। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने देखा कि भाई चार्ज उस वक्त डेवलप होता है जब हम किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करें या एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालें। और इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, फिजिकल फॉर्म ऑफ पार्टिकल है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है उसे, एक फिजिकल पार्टिकल है, तो उसका मास भी है ना बेटा। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये बॉडी अपने पास है और इस बॉडी पर अगर आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे इंजेक्ट कर दिया, तो क्या इस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा? यस क्योंकि आपने एक फिजिकल पार्टिकल को उसके ऊपर रखा, एक छोटा, भले छोटा है, मैग्नीट्यूड में बहुत कम है, लेकिन आपने रखा तो सही, आपने उसका मास इंक्रीज कराया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं यह बाकायदा कह सकता हूं कि 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आपने मास उसका बढ़ा दिया। करेक्ट है बेटा? यस सर और इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के पास से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या हम इस बॉडी के लिए ये कमेंट करें कि इस बॉडी का मास डिक्रीज होगा?
Yes, sir. by a magnitude of 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। यस ऑफ कोर्स ये डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने इसके पास से एक फिजिकल फॉर्म ऑफ पार्टिकल को निकाला है, भले बहुत कम, बहुत थोड़ा, लेकिन ये जरूर होगा कि इसका मास कम हो जाएगा। सो व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड तो उसका मास डिक्रीज होने लगता है, एंड व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड तो उसका मास इंक्रीज होने लगता है। हमें ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा बात? Yes, sir. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेते हैं। ये जो चार्जेस होते हैं ये कंजर्व्ड होते हैं। आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। द चार्जेस आर कंजर्व्ड। बड़ा अजीब है ना सुनने में? हमने तो सिर्फ एनर्जी के लिए सुना था कि एनर्जी कंजर्व होती है। यस, एनर्जी तो होती है, लेकिन ये भी याद रखें कि चार्जेस भी कंजर्व होते हैं। आप ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस आप कर क्या सकते हो? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। जिस जगह से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला वो पॉजिटिव बन गया, जिस जगह आपने उस इलेक्ट्रॉन पर रखा वो नेगेटिव बन गया। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला मान लो, तो आप उस इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा आपको उसको, कहीं ना कहीं उसको आपको एक्सेस बोल के डालना पड़ेगा। सो दे आर कंजर्व्ड, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपको उसको कहीं ना कहीं लाके छोड़ना पड़ेगा, वो रहेगा वैसे ही। जस्ट इमेजिन करें कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं किसी बॉडी पर से, व्हाट यू विल डू अबाउट दैट? क्या करोगे आप उसको? क्या आप उसको पूरी तरीके से खत्म, फिनिश, वैनिश कर सकते हो? नहीं। आप किसी न किसी जगह पे छोड़ दोगे उसको। आप निकाला है तो किसी न किसी जगह छोड़ दोगे। तो जिस जगह आपने उसे एक्सेस छोड़ा वो नेगेटिव बन गई बॉडी, और जिस जगह से आपने उसे निकाला वो बॉडी पॉजिटिव बन गई। बट आपने ना तो क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय किया। क्रिएटर भी नहीं है आप उसके। हम पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं। अरे भाई, कहां से बनाते हो आप पॉजिटिव चार्ज? आप तो खाली इलेक्ट्रॉन निकालते हो। हम नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं? नहीं, आप बना नहीं सकते। आप खाली वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके रखते हो। तो आप ना तो उसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। याद रखें, ये जो चीज होती है ना, ये सभी जगह वैलिड होती है। मतलब केमिस्ट्री के रिएक्शंस में भी इस चीज को वैलिडिटी मिलेगी। इवन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं या दुनिया की कोई भी रिएक्शन कह लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन और चार्ज का बैलेंस हमें करना जरूरी है। जैसे एक छोटी सी बड़ी फेमस रिएक्शन है, ये यूरेनियम जो है थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ हीलियम एक्स्ट्रा निकलता है। तो हम देखते हैं कि बराबर ये सारे नंबर्स मैच हो रहे हैं। आप चेक करें इसे। 92 था, बाद में इधर 90 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 238 था, इधर 234 हो गया और ये 4 हो गया। ये सारे नंबर्स जोड़ लें, आपको यही मिलेगा। तो इट्स चेक एंड बैलेंस पॉइंट। जितना था उतना ही रहेगा, बस इधर का निकाल के उधर, उधर का निकाल के उधर, उधर का निकाल के इधर। ना तो आपने उसे क्रिएट किया और ना ही आपने उसे डिस्ट्रॉय किया। बात समझ आई बेटा? Yes, sir. नाउ कमिंग टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर आते हैं, और वो ये है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा वर्ड है, क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, जब हम क्वांटा ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, क्वांटा, इसका मतलब होता है लीस्ट एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा, उसको हम क्वांटा कहते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि हमारी बॉडी का क्वांटा क्या है, तो हम कहेंगे सेल। सेल है हमारी बॉडी का क्वांटा, क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से। वैसे सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, फिर एक पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो गया। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है हमारी बॉडी का? तो हम कहेंगे सेल है, और हम कह सकते हैं कि सेल हमारी बॉडी का क्वांटा है। उसी तरीके से बेटा, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है जो ट्रेमेंडसली चार्ज्ड है, बहुत सारे चार्जेस लगे हैं इस पे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, करोड़ों अरबों चार्जेस हैं इसके पास, लेकिन मैं ये कहूं बेटा इसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो आप क्या कहेंगे? Atom. नहीं, गलत जवाब। आपने तो पूरा आधे घंटे की मेरी पढ़ाया हुआ ज्ञान बेकार कर दिया। Electron. इलेक्ट्रॉन। इसका सबसे छोटा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा नहीं हो सकता। दैट विल बी द लास्ट पार्ट। अब जितने भी फर्दर चार्जेस बनेंगे, क्या उस जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को मिला मिला के बनेंगे? Yes, sir. जैसे समझने के एतबार से सोचें कि मेरे पास एक वॉल है। जस्ट सोचे, मैं एक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक दीवार है ऐसी,
ये दीवार है, ठीक है, काफी बड़ी दीवार है। अब देखा जाए तो बेटा इस दीवार को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किए ब्रिक्स। ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, ये ब्रिक्स लगाए। व्हाट इज द क्वांटा ऑफ दिस वॉल? इस वॉल का क्वांटा क्या है? Bricks. एक ब्रिक। इस जैसे दूसरे ब्रिक्स को मिला मिला के इतनी बड़ी दीवार बनी है। तो उसी तरीके से व्हाट इज द क्वांटा ऑफ अ चार्ज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और उस जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ के हमने बनाया पूरा चार्ज। अब यहां ऐसा नहीं होता आधा इलेक्ट्रॉन, पाव इलेक्ट्रॉन, थोड़ा इलेक्ट्रॉन, नहीं होता, या तो एक या कुछ नहीं। अब एक के बाद दो या तीन या चार या पांच इंटीजर में चलेगा। ऐसा नहीं होगा मैंने 2.5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए? पॉसिबल है? नो। हो ही नहीं सकता। आप कैसे करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन रख के आधा कहां से रखोगे? काट के रखोगे क्या? आ रहे बेटे बात समझ में? Yes, sir. सो क्वांटाइज्ड वैल्यू में अगर हम चेक करेंगे तो चार्ज की क्वांटाइज्ड वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या इससे कोई छोटा चार्ज पॉसिबल हो सकता है? No. नो। No. अब चेक करते हैं इससे बड़ा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जरा गौर से सुने। अगर मैं इसका अगला वैल्यू लिखना चाहूं बेटा तो वो हो सकता है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसके बीच में नहीं हो सकता, इसके बीच में नहीं हो सकता। बोलो तो क्यों? It is the value of 2 electron. हाँ, लेकिन मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि इसके बीच वाली वैल्यू हम ले सकते हैं चार्ज की? No. No. नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि Oh. एक इलेक्ट्रॉन रखने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन रखना। 1.5 वाला इलेक्ट्रॉन, 1.25 वाला इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, पाव इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हम। समझ रहे हैं बेटा बात? Yes, sir. तो Yes, sir. 1.6 के बाद जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज बनेगी वो क्या बनेगी? 3.2 ही बनेगी। आप चाहे कुछ कर लो, चाहे कुछ कर लो। अच्छा, अब अगली वैल्यू बताओ पॉसिबल। अगली पॉसिबल वैल्यू बताओ। 4. शाबाश। अगर कोई बंदा बोलता है नहीं मुझे 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज चाहिए, तो मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम बोलेंगे भाई ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तेरे को चार्ज चाहिए तो तू 1.6 ले ले, 10⁻⁻⁹ ना, आगे ये भी याद रख। या तू दूसरा ऑप्शन 3.2 ले ले। 3.2 के बाद जो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास है वो 4.8 ही होगी। बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं या दो रख सकते हैं या बोले 3. तीन रख सकते हैं। दो और आधा, दो और पाव नहीं कर सकते हम। 2.5 हमने इलेक्ट्रॉन, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यही है ना कि ये क्वांटाइज हो गए। इसके ऑर्डर में चलेगा जो भी चलेगा वो। अब अगला क्या होगा? अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है। अगला क्या होगा? सोचें, बताएं। 6.4 into 10. कितना? वेरी गुड, 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। बिल्कुल सही है। और अगला क्या होगा? 8.0. 8.0 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और अगला क्या होगा? 9.6 10⁻⁻⁹ कूलम। इसका मतलब किसका टेबल चलेगा? 16. वो चाहे तुम फिर हजारों करोड़ों अरबों 1 कूलम 50 कूलम कहां तक जाना है जाओ, लेकिन टेबल तो 16 का ही चलेगा। बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं. नहीं हो सकती। एट एनी कॉस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम चार्ज जब डेवलप कर रहे होंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन एक एक करके ही रखना पड़ेगा, और हर अगले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आएगा वो 1.6 का ही आएगा। तो क्या हम किसी बड़े चार्ज को ऐसे लिखें? सोच के देखो बेटा। ये ई है, Yes, sir. Yes, sir. ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। आपको कोई भी बड़ा चार्ज डेवलप करना है तो आपको उसको n यानी कि एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं आएगा ये। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. अच्छे से समझा बेटा ये?
Yes, Yes, sir. sir. तो किसी गिवन चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम Q by E करेंगे। याद रखें बात। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरा लिखते हैं, चलो। बात क्लियर हुई बच्चों? इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब हमारा छोटे से छोटा एलिमेंट कौन है? एक पैकेट कौन क्या है हमारा? Electron. इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वैसे जैसे इमेजिन करें एक चॉकलेट की बरनी में से आपको चॉकलेट उठाना है तो आप एक एक ही उठाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते आधा दो मुझे। कभी जाके देखा आपने किसी स्टोर पर मुझे आधा चॉकलेट चाहिए, ऐसे हो सकता है क्या? आपको पूरा एक पैकेट उठाना पड़ेगा, या दो या तीन या चार, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पैकेट कितने का है? 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन। और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19। उसके बाद आप दुनिया भर का कर लें, लेकिन वो इसी पैकेट के ऑर्डर में आएगा, इसी नंबर के ऑर्डर में आएगा। ये नंबर के ऑर्डर में अगर वो बैठता है तो पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ आई बेटा? Yes, sir. आइए इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सॉल्व कर लें आप इसे। ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? Fourth of ये पॉसिबल है, ये तो बेसिक है। fourth option. गड़बड़ नहीं करें बेटा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। गड़बड़ नहीं करें, गड़बड़ नहीं करें। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 16 into 10 to the power minus 19। सर थर्ड ऑप्शन। इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 16 into 10 to the power minus 19 तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। शुरुआत Yes. कहां से हो रही है हमारी? या मुझे एक बात 10 इलेक्ट्रॉन्स। चलो एक काम करते हैं, इसको पूरा पूरा करते हैं ना। Q is equal to NE। Q कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 18। N हमको निकालना है। E का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19। सॉल्व करो। 1.6 कट गया। N is equal to 10 to the power minus 18 divided by 10 to the power minus 19। इसका मतलब आंसर आया 10। तो पॉसिबल है बेटा, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? N इंटीजर आ गया। Yes, sir. N इंटीजर आने का मतलब पॉसिबल है। Yes, sir. हाँ, N ऐसा आता 1.2, 2.5, 3.5 ऐसा कुछ आता, 10.2 तब इम्पॉसिबल होता। ये सुनो बच्चों। Yes, sir. अब जैसे तीसरा चेक करते हैं, तीसरे को चेक करो। तो ये Q का वैल्यू है, ये इक्वेशन में दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। ये हो गया बेटा 1.6 into 10 to the power minus 20 is equal to N into 1.6 into 10 to the power minus 19। ये 1.6 से 1.6 कट गया। N is equal to 10 to the power minus 20 divided by 10 to the power minus 19। इसका मतलब N is equal to 10 to the power minus 1। इसका मतलब 0.1। क्या ये पॉसिबल है? No. नो सर। 0.1 इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे यार? तुम एक इलेक्ट्रॉन ला सकते हो, 0.1 इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरीके से अगर हम 1 कूलम के लिए चेक करें तो देखें क्या बनता है। यही फॉर्मूला मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखें बेटा। 1 कूलम के लिए तो 1 is equal to n into 1.6 into 10 to the power minus 19। तो n आ गया 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। n is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power plus 19। अब ये जरा करो 1.6 का आंसर बताओ। 1 upon 1.6 का आंसर जल्दी से बताओ। 0.6 0 पॉइंट पूरा बताओ। 6 मल्टीप्लाई बाय 19। नहीं और 2 6 to 5 कुछ रहेगा, पूरा करो। 0 पॉइंट, डू इट क्विकली। 0.625. हाँ 6 to 5 मैं चाहता हूं तुम करें। अब कुछ चीजें मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूं आप करें। इंटू 10 to the power 19। आप सोचो बेटा ये पॉसिबल है क्या? सोचो। 0.625 into 10 to the power 19 ये पॉसिबल है क्या?
No. No, sir. पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है ये। तुम खाली 0.6 को मत देखो, आगे 10 to the power plus 19 है, इसका मतलब जानते हो क्या है? 6 2 5 multiply by 10 raised to minus 1 19. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 जीरो और इधर के 3 डेसिमल ऐसे मिला के 10 to the power minus 19, ये तो इंटीजर है ना। तो अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे अरेंज करता हूं तो कितना चार्ज बनेगा? 1 coulomb. तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, इंटीजर है बेटा, वो इंटीजर है, देखो तो इंटीजर है ना। Yes, sir. करते करते इतने जा सकते हैं ना। अच्छा, आपको याद है मैंने शुरुआत में लेक्चर के क्या बताया था कि 1 कूलम इज वेरी बिग चार्ज। तो यही रीजन था, मैंने इसी वजह से बोला कि ये बहुत बड़ा चार्ज है। देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने बिलियन है ये पता नहीं, ट्रिलियन होंगे शायद या उससे भी ज्यादा। सो दैट्स हाउ वी से 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज। एनी हाउ हमें पता चला ये पॉसिबल है। अब कई बार ना बच्चे इसमें सिर्फ ये नंबर देखते हैं 0.6625, तो बोलते हैं अबे एक भी नहीं हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं बेटा, आगे का नंबर देखो ना, 10 to the power 19 है, तो 10 to the power 19 मतलब वो जीरोस में एडजस्ट कर लूंगा अगर, तो मुझे पूरा इंटीजर मिल जाता है। करेक्ट है बेटा, बात बैठी दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. ऑन दैट बेसिस हम कहेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? ये तो अभी अभी किया हमने, फटक से मैं सॉल्यूशन दे देता हूं आपका फिर भी। सो Q इज इक्वल टू एनी 1 कूलम, n निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, n का आंसर 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, सॉल्व किया 0.625 into 10 to the power plus 19, यानी कि n का आंसर आया 625 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग इट? तेजी से किया हमने इसको। ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. आइए अब एक लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी देख करके इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये काफी बेसिक लेक्चर था, ये मैंने आपको इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई, बट एक लास्ट पॉइंट देख करके इसको खत्म करते हैं कि चार्ज जो है ये अपने लेवल पर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फील्ड्स, कुछ एनर्जीज को डेवलप करता है। उसके 3 क्राइटेरियाज हैं, ये 12th में हमको बहुत काम में आएगा। जब कोई चार्ज अपनी जगह पर रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं। बेटा जब अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन में है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जनरेट करेगा। गौर करें, जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। Electric. जब वो मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन नहीं है उसकी, इसकी रफ्तार नहीं बढ़ रही है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक जैसा कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है, तो ऐसा चार्ज दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और साथ ही साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बहुत बेसिक लेवल पे मैं चीजें बता रहा हूं, लेकिन इनको आपने याद रखना है। तीसरा और सबसे अहम, जब चार्ज मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेटेड हालत में है। अब एक्सेलरेटेड का मतलब जरा समझिए, या तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, या फिर उसकी स्पीड लगातार घट रही है, या फिर वो टर्न ले रहा है। टर्न लेने पर भी, क्योंकि टर्न लेने से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है और डायरेक्शन का चेंज होना भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज का मोशन हो रहा है और साथ साथ उसके पास एक्सेलरेशन है, तो वो 3 चीजें प्रोड्यूस करता है। गौर करें बेटा, पहली वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, दूसरा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और तीसरा अपने साथ साथ वो एनर्जी भी निकालता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, अपने अंदर से एनर्जी की वेव्स निकालता है। इन्हीं वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे चल करके इन्हीं वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल करेंगे। सो मैं इसे क्विक रिपीटेशन दे देता हूं। जब चार्ज रेस्ट पे होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस कर पाएगा, और वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electron. जब चार्ज मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो 2 चीजें प्रोड्यूस कर पाता है, इलेक्ट्रिक और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड्स। जब चार्ज एक्सेलरेट किया जाएगा, मोशन में है और एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड का मतलब समझिए स्पीड में चेंजेस होना, वेलोसिटी में चेंजेस होना, या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस आना, तो वो 3 चीजें प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और अपने अंदर से एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, एनर्जी को भी निकालेगा।
तो आज का ये लेक्चर हमारा बहुत बेसिक था। मैंने सिर्फ आपको कुछ जनरल बातें बताई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, which means the charges to be considered at rest, और चार्ज का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कब बनता है, और चार्ज की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।